Wait a minute. I'll check it out. ओके, इलेक्ट्रोडायलिसिस करवा दिया था ना मैंने। यस सर। ओ बिल्कुल सही बोला आपने, थोड़ा सा पार्ट रह गया। इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये पार्ट कह रहा है, लिखा हूं मैं। ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोस्मोसिस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। टॉपिक डालिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। जब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में भी पढ़ा है, तो इसी का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखिएगा। सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद है ना प्रॉपर्टीज? हाँ, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तक प्यूरिफिकेशन था। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स आ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज of a small order. The colligative properties are of a small order as compared to true solution, as compared to true solution at same concentration. तो सिंपल सी बात है कि अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन ले ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइड की, तो आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो स्मॉल ऑर्डर का होगा। किसका? कॉलॉइड का। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने को पता है क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कंप्लीट किया। अब यहाँ पे लिख लेंगे पार्टिकल साइज जो होता है बेसिकली कॉलॉइड का, वो ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज ज्यादा होता है। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल उल्टा हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइड का जो होता है वो लेस देन ट्रू सॉल्यूशन होता है। वो लेस देन ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ये 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे, इसे लिख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके यस सर। डन। ओके, अब एक बात करेंगे हम लोग टिंडल इफेक्ट कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो ये बेसिकली हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे एक पहले डायग्राम बना सकता हूँ, पहले इसके बारे में लिख देता हूँ ये एग्जैक्टली होता है क्या है। लाइट
by colloidal solution is called Tyndall. ठीक है. ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, साथ में आप लोग भी बना लीजिए. ये कन्वर्ज होके यहाँ गया है. फिर डाइवर्ज हो रहा है. ये कोलॉइडल पार्टिकल है. तो जो लाइट स्कैटर्ड करता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन की वजह से, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, लाइट सोर्स. और ये हो गया आपका टिंडल कोर. टिंडल कोर. तो इसे लिख लीजिएगा. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है. इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है वो लिखवा दूंगा. डायग्राम थोड़ा मेरा बहुत बेकार होता है. हो गया. 1 minute. ओके, वेट अ मिनट. ऊपर आ गया ये. Yes, sir. Done. वेरी गुड. चलिए. when the diameter of dispersed particle is not much smaller than, not larger than, is not much smaller than wavelength of light. दूसरा,
The refractive indices of dispersed phase and dispersed medium differ greatly in magnitude. दोनों का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप is prepared by Sigmondi in 1903. It cannot give any info about particle size, ये टिंडल इफेक्ट के अंदर ही है ये दोनों का। क्या क्या कह रहे हैं आप ये दिव्यम? जो आपने अभी लास्ट में येलो में लिखा है ये दोनों टिंडल इफेक्ट के अंदर ही है। यस यस, सारे इसी के पॉइंट है। जो यहाँ पे आइज ऑब्जर्वर लिखा था ना, तो ये बेसिकली इस माइक्रोस्कोप से यूज कर रहा है। यही है आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो कि शेप और साइज के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। ठीक है, यस सर। ओके। Tyndall effect is used to distinguish between true solution and colloid. हो जाए तो बताइएगा। हो गया? यस सर। अभिनव? यस ओके। आपका भी हो गया दिव्यम? चलिए, अब यहाँ पे जो दूसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम कलर की। तो कलर क्यों होता है बेसिकली, तो इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। द कलर ऑफ कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है कलर? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ऑन द वेवलेंथ of light scattered, of the wavelength light scattered. इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। the wavelength
डिपेंड्स, अब वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मैटर पे, डिपेंड्स ऑन size and also nature of dispersed particle, nature of dispersed particle। तो ये कलर की बात होती है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही कलर होता है, जो लाइट स्कैटर्ड करता है जिस कलर के वेवलेंथ को वही आपको पता चलेगा, और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल और उसके नेचर पे, सिंपल सी बात। यस सर, हो गया। ब्राउनियन मूवमेंट टॉपिक डालिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो जिगजैग मोशन जो होता है, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल का जो मोशन में होते हैं उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे जैसे सपोज ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे 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 मूव करते जा रहा है, यहाँ से अब फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर रहा है, जिगजैग, जनरली ये जिगजैग ही मूव करता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। उसका मतलब ये जिगजैग किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये ऐसे अभी मूव कर रहा है, ऐसे, अब ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख देता हूँ। The continuous jag motion of colloidal particles by the unbalanced bombardment of particles of dispersed medium, इसी को क्या कहते हैं हम, जिगजैग, मतलब बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा और विस्कोसिटी जितना कम होगा उतना ही तेजी से मूव करेंगे। स्मॉलर द साइज एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो पता है ना आप लोगों को, विस्कोसिटी क्या होता है? यस दिव्यम, यस सर, पता है। ओके। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, इट प्रोड्यूसेस स्टीयरिंग इफेक्ट ड्यू टू विच पीपीटी does not occur, which stabilizes
दिव्यम हो गया आपका? 1 सेकंड सर। क्या बोला आपने दिव्यम? 1 सेकंड सर। ओके ओके। यस सर, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा इसका प्रॉपर्टीज। चार्ज ऑन कोलॉइड दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों साइड लिख देते हैं, पॉजिटिवली कोलॉइड्स और यहाँ पे नेगेटिवली कोलॉइड्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिवली में आपका एक तो मेटल ऑक्साइड्स आ जाएंगे और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड आ जाएंगे। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे देखेंगे मेटल ऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं तो TiO2, और हाइड्रेटेड की बात कर रहे हैं तो Al2O3.XH2। ठीक है, या फिर CrO3 हाइड्रेटेड हो जाना चाहिए, CrO3 और यहाँ पे XH2। फिर आ जाएगा आपका Fe2O3.XH2। ये सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। दूसरी बात करें अगर हम, तो हाइड्रोक्साइड्स जो होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली होता है, FeOH होल थ्राइस। थर्ड बेसिक डाइज, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइलिन ब्लू। फोर्थ हेमोग्लोबिन, ये जो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिवली पॉजिटिवली कोलॉइड्स होते हैं। अब देखिए नेगेटिवली कोलॉइड्स में क्या होता है आपका, ठीक है, मेटल्स एंड मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? नेगेटिवली होते हैं। एज फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम। और मेटल सल्फाइड की बात होगी तो यहाँ पे आ जाएगा AS2 आर्सेनिक S3। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा Sb2S3 सल्फाइड वाले मेटल, CDS। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? मेटल एंड मेटल सल्फाइड। दूसरा इधर आपका बेसिक था तो इधर एसिडिक डाइज हो जाएगा। क्या होता है? एसिडिक डाइज। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल कॉन्गो रेड वगैरह नाम आ जाता है। फिर थर्ड हम लिख देंगे पॉलीसेकेराइड्स। हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो ये जो होते हैं आपके नेगेटिवली कोलॉइड्स होते हैं। स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्ले जो होता है, क्ले हो गया, चारकोल हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके नेगेटिवली कोलॉइड्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा ब्लड। इसमें ब्लड में भी ये होता है। कंफ्यूजन होगा, ब्लड को हटा दीजिए, चार चार पॉइंट काफी है। तो ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली कोलॉइड्स होते हैं। चोपड़ा नाउ joining। सक्षम, हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ भटक गए थे आज आप? सर वो कुछ काम से बाहर गया हुआ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड पढ़ रहे हैं बेसिकली हम लोग, चार्ज ऑन कोलॉइड्स। ठीक है, यस सर, डन।
हो गया। दिव्यम, आपने बोला डन। यस सर। ओके, अभिनव, सक्षम, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक डालिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का आप कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पहले लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे। द मूवमेंट ऑफ colloidal particles, the movement of colloidal particles under an electric field is called electrophoresis. जब भी कोलॉइडल पार्टिकल मूव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, ठीक है, इन इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं द एग्जिस्टिंग और the existence of charge is confirmed by electrophoresis. क्योंकि आप लोग 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा कि चार्ज वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इससे पता चलता है कि चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं आपके, चार्ज्ड होते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सर उल्टे नहीं होंगे चार्ज? सही तो लेफ्ट पे चार्ज। सर नहीं, एनोड पे पॉजिटिव होता है। अच्छा, देख लेता हूँ। एनोड पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलिए लिख। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक।
कोलोइडल पार्टिकल को ये मूव कराता है। ये रिजर्वर होता है। सर ये डायग्राम में क्या चीज है मतलब? यहाँ पे देखिए ये कैथोड है, नेगेटिवली आ रहा है, नॉट पॉजिटिवली, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आपका कोलोइडल पार्टिकल को, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो उस पर फोर्स होगा और इससे क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, बताइए। तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि जो जैसे फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, चार्ज्ड होता है उनके पास। ठीक है ओके सक्षम, सर। चलिए और सर ये ये नीचे लिख स्टॉक लीजिए कॉक जरा। है? हाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम में अजीब सा बनाया हूँ, एक बार आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाया है, ठीक है। सर ये होता क्या चीज है जो नीचे की तरफ है? स्टॉक को बेसिकली ये यूज किया जाता है, जैसे ये एक तरीके से मतलब मूवमेंट को रोकने या उसके लिए यूज किया जाता है, या ओके सर। ओपन और क्लोज के लिए। जी, डन। डन, एवरीवन डन। दिव्यम, दिव्यम, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, done. वेरी गुड। अब एक और आ जाता है आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की जब बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे, व्हेन मूवमेंट of colloidal particles is prevented by some suitables, means it is observed that dispersed medium begins to move in presence of electric field is called electroosmosis। तो बहुत ही आसान है, कोलोइडल पार्टिकल को हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से रोकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि डिस्पर्स मीडियम जो होते हैं वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यस सर डन। हो गया दिव्यम, अभिनव?
1 second, sir. दिव्य में हो जाए तो बताइएगा। Yes, sir, done. अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटीज आता है उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन, और ये नाम सुना होगा आपने प्रेसिपिटेशन। ये भी कोलॉइडल पार्टिकल का एक प्रोबेबिलिटी होता है, सेटलिंग डाउन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द सेटलिंग ऑफ colloidal particles, the settling of colloidal particles, that is precipitation of colloidal particles is called coagulation। तो कोलॉइडल पार्टिकल जब पीपीटी बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इस बारे में कि कोएगुलेशन of leophobic salt can be carried out by following methods। जो आपका लियोफिलिक सॉल है उसको कैसे करते हैं हम लोग, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा आ जाएगा आपका म्यूचुअल कोएगुलेशन। थर्ड आ जाएगा आपका हीटिंग। फोर्थ आ जाएगा आपका पर्सिस्टेंट डायलिसिस। तो इन सारी चीजों से कोएगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल्ट कैन बी कैरिड आउट बाय दिस मेथड्स। और फिफ्थ लिख लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। Done, sir. Done everyone? Done, sir. अभिनव हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है एक आपका एससी का पार्ट है, हार्डी कोल्ज रूल। अब ये रूल क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, ये भी कोएगुलेशन के बारे में ही है। तो यहाँ लिख देंगे कोएगुलेशन पावर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ, हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कोएगुलेटिंग, कोएगुलेशन पावर की जगह कोएगुलेटिंग ही लिख देते हैं, दैट विल बी मच बेटर।
coagulating power directly proportional to वैलेंस ऑफ आयन, आयन के वैलेंसी पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि दो पार्ट में डिवाइड करके कि फॉर कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, फॉर कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। FeCN whole 6 raised to the power 4 minus will be greater than PO4 minus 3 will be greater than SO4 minus 2 will be greater than Cl minus। और B जो है आपका नेगेटिव के लिए फॉर कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट Al plus 3 will be greater than Ba plus 2 will be greater than Na plus। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव में आपका कोएगुलेशन होगा उसका, और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसका होगा। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सक्षम एंड अभिनव, एवरीवन डन? डन। अभिनव तो ये कोएगुलेशन का थोड़ा सा टॉपिक है और ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा, कोएगुलेटिंग और फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग और फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा कि द मिनिमम concentration of an electrolyte, the minimum concentration of an electrolyte is needed to cause coagulation of a salt in 2 hours। प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो कोएगुलेशन होता है वो कितने दिन में होता है, 2 आवर्स में होता है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका पावर उतना कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं दिव्यम? डन सर। ओके, सबका हो गया? सर इसका कोई वो फॉर्मूला भी होता होगा? ये इसी पे डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। एक्सेस मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है जैसे सर। यूनिटरी मेथड वगैरह लग जाता है। ठीक है, ओके। टॉपिक डालिएगा, कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स की जब बात होती है तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, there are 2 factors which
responsible for stability of लायोफोबिक तो कर चुके हैं हम, लायोफिलिक लिखिएगा, सॉरी, लायोफिलिक। There are two factors which are responsible for stability of lyophilic salts: charge and solvation। यही दो फैक्टर है जो डिपेंड करता है। दूसरा लिख लेंगे, चार्ज एंड सॉल्वेशन लिख। yes, solvation। coagulation can be done by adding electrolyte and by adding suitable solvent। तो बहुत आसान होता है ये। ये बेसिकली होता क्या, आपका प्रेसिपिटेट जैसा होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे बनता है, इन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। कोलॉइड को बचाने में काम आता है, प्रोटेक्ट करता है कोलॉइड को, क्योंकि उस पे एक लेयर बना लेता है। अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके का। सर लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मिसेल्स पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। यस सर। उसमें क्या होता है आपका, एक लायोफिलिक पार्ट होता है और एक लायोफोबिक होता है। जो अच्छा, वहां पे था। अल्काइल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लायोफिलिक होता है। ठीक है, सॉरी, फोबिक होता है। ठीक है, जो अल्काइल चेन लंबा सा था। और जो यस सर। नेगेटिव COO- वो क्या होता है, फिलिक होता है। यस तो सर। वैसे ही इसमें भी जो लॉन्ग चेन बनता है तो उसमें एक लायोफिलिक होता है और एक लायोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो यही हो गया कि जो हाँ सॉल्वेंट सर। चाहिए वो वाटर से रिपेल कर रहा है, और इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, जनरली वाटर ही लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सक्षम, अभिनव? डन सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स की। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। अब देखिए ये क्या करता है, एक लेयर बना लेता है बेसिकली कोलॉइड पे, जिसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी के बारे में लिख लीजिएगा, लायोफिलिक colloids are more stable than lyophobic, more stable than lyophobic colloids due to extensive hydration। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रेशन, इसके पास ज्यादा हाइड्रेशन होता है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, when lyophilic
Am I audible to both of you? Three of you? Yes, sir. When when lyophilic colloid is added to lyophobic colloid, it will form layer around lyophobic colloid to protect from इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा. Lyophilic colloids are known as protective colloids. As for example, gums, potato, starch, etc. तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर मान लीजिए एक कंटेनर है तो ये आपका लायोफोबिक पार्ट है, लायोफोबिक पार्ट. तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है लायोफिलिक का और इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स. और इलेक्ट्रोलाइट भी इस पे अटैक करने जाता है लेकिन नहीं कर पाता है. तो इस तरीके से डन सर. हो गया. दिव्यम. अभिनव, दिव्यम हो जाए तो बता दीजिएगा. डन सर. चलिए अभिनव. ओके. अब देखिए दूसरा जो आता है उसके बाद आ जाएगा आपका गोल्ड नंबर. गोल्ड नंबर की बात होती है तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा. द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव colloid in milligram needed to just prevent the coagulation, यानी precipitation of 10 ml of gold sol by 1 ml. इसी को कहते हैं गोल्ड नंबर. 10% NaCl. एक तरीके से इसको और आसान करने के लिए ये लिख सकते हैं लोग, प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर. जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिव पावर उतना कम होगा, गोल्ड नंबर कम होगा प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा. तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड
needed to just prevent the coagulation को prevent करता है precipitation को of 10 ml of AU sol by 1 ml of 10% NaCl। तो ये हो जाता है आपका सिंपल सी बात, इससे लिख लीजिए। उसके बाद इमल्सन करेंगे। डन एवरीवन? सक्षम? यस सर। इसके बाद तो बहुत ही एकदम ही लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग, इमल्सन्स की। इमल्सन्स होता कैसे है? इसमें दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो देखिए इमल्सन में क्या होता है, ठीक है, इसको छोटा सा डेफिनेशन, लिक्विड colloid is called emulsion। लिक्विड colloid जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इमल्सन कहते हैं। यहाँ पे डीपी जो होता है वो भी लिक्विड होता है, और डीएम जो होता है आपका डिस्पर्स मीडियम, वो भी क्या होता है आपका? लिक्विड ही होता है। दूसरा पॉइंट इस बारे में लिख सकते हैं हम लोग कि ऑयल इन वाटर, O/W, ऑयल इन वाटर टाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल इन वाटर। एज फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, BW/O टाइप, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ऑयल तो ये हो जाएगा बटर, क्रीम, कोल्ड लीवर ऑयल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर इन ऑयल वाला इमल्सन होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये लिख लीजिए। डन सर। वेरी गुड, डन। हो गया अभी? नो, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज किसका? इमल्सन का। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ले लेंगे हम लोग इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट। स्टेबलाइजेस द इमल्सन, इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। ऑयल इन वाटर की जब बात होती है, ऑयल इन वाटर टाइप, तो प्रोटीन्स आ जाएगा, स्टार्च, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, और वाटर इन ऑयल टाइप की जब बात करते हैं हम लोग, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक
black heavy metals, fatty acids. तो ये वाटर ऑयल की बात हो जाती है, पहले इसे लिख लीजिए। डन सर। डन सर। वेरी गुड। सक्षम आपका भी हो गया? सक्षम, अभिनव, हो गया सर। डन सर। इसके बाद डीमल्सिफिकेशन की बात हो जाती है, तो उसका एकदम ही अपोजिट होता है डीमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द सेपरेशन ऑफ लिक्विड from emulsion is called demulsification. Is called demulsification. ठीक है, तो लिक्विड को जो अलग करते हैं हम इमल्सन से, उसे क्या कहते हैं? डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये बेसिकली विच कैन बी डन बाय heating or freezing which can be done by heating, freezing or centrifuging, etc. इसके बाद बात करते हैं डाइल्यूशन। Emulsion can be diluted by any amount of dispersed medium on the other hand when DP is mixed separately. When DP is mixed separate layer is formed. Separate layer is formed. तो बेसिकली डाइल्यूशन भी बहुत ही आसान है कि आपका इमल्सन को डाइल्यूट कैसे करते हैं। जब हम कोई भी अमाउंट डीएम को लेते हैं और डीपी को मिक्स करते हैं उसमें, ठीक है, एक सेपरेट लेयर बनता है, तब उसका डाइल्यूशन हो जाता है। सिंपल। आप लोगों ने इसमें होमवर्क किया था, मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क। दिव्यम, सक्षम, अभिनव, सर क्या चीज? बैक एक्सरसाइज दिया था मैंने? सर नहीं सर, मुझे याद। Okay. तो पूरी बैक एक्सरसाइज कर लीजिएगा आप लोग। ओके। ये हो जाए तो बताइएगा, अमीन पे चलेंगे हम लोग। डन।
चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अमीन। तो सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि अमीन्स में क्या होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अमीन जो होता है वो जब एक अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अमीन। क्या कहते हैं इसे? अमीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इसमें डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की, या डिग्री ऑफ अमीन भी कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कह लीजिए, या फिर हम कहते हैं डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, डिग्री ऑफ अमीन का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन डायरेक्टली connected with how many number of कार्बन। नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उतना डिग्री का अमीन हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए CH3NH2 की बात करें तो ये होगा 1 डिग्री अमीन, या फिर क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी अमीन। उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए अगर ऐसे हो गया NH और इधर CH3 आ गया, तो इसका कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, या फिर इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमीन। या फिर ऐसे हो जाए CH3N और ये भी CH3 और नीचे वाला भी CH3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन, या फिर टर्शियरी अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्शियरी अमीन। एक बात और ध्यान में रखना है कि ये आपका प्राइमरी, secondary and tertiary these are different functional group। एक ही फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हम इसे। these are different functional group। according to IUPAC we treat primary, secondary and tertiary as different functional group। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी दिव्यम, सर। सक्षम, ओके। डन। यस सर। हो जाए तो बता। दिव्यम हो गया आपका? यस सर। चलिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए NH3 है, हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो NH3 हो गया इसके पास। अगर एक R को ऐड करना, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? RNH2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। RNH2 हो जाएगा विच मीन्स प्राइमरी, यानी 1 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्या कर दिया आपने कि यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे NH कर दिया एक, और यहाँ पे R डैश, अलग अलग अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी। और फिर आ जाता है आपके पास ऐसे RN, R डैश, R डबल डैश, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, 3 डिग्री, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और इसका जो नोमेनक्लेचर होता है IUPAC, वो इस तरीके से होता है, एल्केन अमीन लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? एल्केन अमीन, ठीक है। ये IUPAC होता है। जैसे ऑल लिख देते हैं, एल्केनॉल,
ठीक है, अल्कोहल में एल्केनॉल लिखवाया था मैं, ठीक है। पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो वो आइल वगैरह आएगा, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें 2,3 डाइमिथाइल लिखना नहीं होता, नंबरिंग नहीं, डायरेक्ट हमें ये करना होगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली पूछ रहा है विद वन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अपने पास, तो हमें क्या करना होता है कि बस आपको सिंपल एन मिथाइल एन इथाइल करना होता है, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन सर। डन एवरीवन? डन। चलिए, अब देख लीजिए, जस्ट सपोज कि आपका नंबरिंग जो नाम दे रखा है वो ऐसे दे रखा है CH3CH2NH2, ठीक है। तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर नाम लिखेंगे आप लोग तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या आएगा 1 2, और इसमें कुछ नहीं है, तो देखिए एल्केन अमीन, तो इसका नाम आ जाएगा इथेन अमीन, सिंपल। अगर जस्ट सपोज आपको ऐसे दे दिया CH3CH2 और ये NH और इधर CH3 दे दिया, तो बताइए पेरेंट चेन किसको लेंगे, लेफ्ट वाले राइट वाले को या लेफ्ट वाले को? पेरेंट तो यही लेंगे जिधर ज्यादा लेफ्ट। होगा, ठीक है। तो इसका 1 2, और ये जो होगा आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे नाम नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे एन मिथाइल, क्या लिखूंगा मैं, एन मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट खत्म, इथेन अमीन, क्या लिख दूंगा, इथेन अमीन। इनकेस अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा होता कि CH3N अब देखिए एक तो पेरेंट मानना पड़ेगा, तो मैंने इसको पेरेंट मान लिया, तो इसका नाम क्या होगा, दोनों के दोनों मिथाइल हैं, तो हम लिखेंगे N, डाई मिथाइल मिथेन अमीन। बात समझ रहे हैं आप लोग? अरे बताइए। यस सर। वेरी गुड। डन एवरीवन? दिव्यम? डन सर। अभिनव? ठीक है, दिव्यम हो गया? डन सर। ओके। देखिए यहाँ पे एक आता है आपका, पहले ये बेंजीन अमीन के नाम से फेमस था, ये NH2, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम था वो एनिलीन था, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में इसका था वो था बेंजीन, ठीक है। लेकिन अब इसको, इसका कॉमन नेम जो है वो काफी फेमस हो गया, तो इस वजह से इसका जो IUPAC में भी एनिलीन ही कहते हैं, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम दोनों ही सेम है, ठीक है। बेंजीन अमीन भी है, ठीक है, लेकिन अब एनिलीन को ही IUPAC भी नेम कहा जाता है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। इसका नाम लिखिए जरा। इन दोनों का नाम लिखिए जरा। मैं बताऊं?
चलिए इधर देख लीजिए 1 2, ठीक है, ऐसे देंगे क्या नाम? नो, ये रखेंगे 1 2, है ना? तो ये सीधे सर सीधे लिखेंगे 2 मिथाइल बेंजीन। एनिलीन। एनिलीन के नाम से ज्यादा फेमस है, आप बेंजीनामीन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो गया, CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या हो गया दिव्यम, कि यहाँ CH3 2 बार आएगा, है कि नहीं? यस सर। इसका क्या लिख देंगे, N, डाइमिथाइल एनिलीन या बेंजीनामीन। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इसके प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी आज यहीं रहते हैं, यहीं तक रखते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, ये कहाँ गए? ओके, ठीक है दिव्या, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।